वक्त निकल चुका है और अमेरिका चुपचाप आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा ईरान के तट के बाहर तैनात कर रहा है। जब तेहरान रूस के साथ दिखावटी नौसैनिक अभ्यास कर ताकत दिखाने की कोशिश करता है, उसकी चाल नाकाम हो रही है। और मेरा मतलब है, सचमुच एक ईरानी लड़ाकू विमान अभ्यास के दौरान आसमान से गिर गया, जिससे यह उजागर हो गया कि उनकी सेना अंदर से बिखर रही है। इससे पता चलता है कि उनका दिखावा हताश नाटक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खतरा टल गया है। यही वजह है कि जब परमाणु वार्ता पूरी तरह से ठप हो गई है तो पेंटागन ने पूरी तरह से सैन्य विकल्पों की ओर रुख कर लिया है। सनसनीखेज रिपोर्ट्स से लीक हो रही हैं कि ईरान में शुरुआती लक्षित हमला कुछ दिनों में हो सकता है। यह बड़ी योजना है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ईरान ने इस हफ्ते अपनी ताकत दिखाने के लिए सैन्य अभ्यास शुरू किया। रूसी युद्धपोत ओमान की खाड़ी में शामिल हुए ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि ईरान से टकराना आसान नहीं। इसका मकसद दुनिया को यह दिखाना था कि ईरान और उसके सहयोगी ताकतवर हैं, ताकि सैन्य कार्रवाई को रोका जा सके और इसकी कीमत ज़्यादा साबित हो। लेकिन असल में हुआ क्या, आप देखिए। इन अभ्यासों के दौरान ईरानी एयरफोर्स का एक F-4 फाइटर जेट लगभग 80 किलोमीटर या करीब 50 मील ईरानी बेस से दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पायलट की मौत हो गई। इस हादसे की वजह से ईरानी जेट सचमुच बिखर रहे हैं और अपनी ताकत दिखाने के दौरान आसमान से गिर रहे हैं। यह शक्ति प्रदर्शन नहीं, अपमान है और अब अमेरिका ने इसे नोट किया है। दुर्भाग्यवश जब बात ईरान की आती है तो एक चीज़ है जिसकी चिंता करनी चाहिए, और वह है ईरानी AI शक्ति। देखिए, अब ईरानी लोग अपनी नौसेना को ऑनलाइन वीडियो में दिखा रहे हैं। बस समस्या यह है कि ये वीडियो बहुत ही साफ तौर पर AI द्वारा बनाए गए लगते हैं। फिर भी अमेरिका कोई जोखिम नहीं ले रहा है। इराक युद्ध के बाद से उसने क्षेत्र में सबसे बड़े सैन्य जमावड़ों में से एक किया है। यहाँ विवरण है। सबसे दिलचस्प यह है कि उनके पास कई फाइटर तैनात हैं, लेकिन अगर हम उन नक्शों को देखें जो हम बना पाए हैं तो हम देख सकते हैं कि उनके पास बहुत सारे एयर टू एयर टैंकर हैं। तो यहां 16 फरवरी को हमने यूनाइटेड किंगडम के मिल्डन हॉल से ग्रीस के एक बेस तक 6 के C-135 एयर टू एयर टैंकर ट्रैक किए। वे उन्हें वहां तैनात कर चुके हैं। और फिर आज 18 तारीख की रात को महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका से और 10 टैंकर आए। वे यूके में शायद ईंधन भरने रुके और फिर सीधे ग्रीस बुल्गारिया चले गए। वहां अमेरिकी ठिकाने हैं। तो ये टैंकर बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि टैंकरों से ऐसा लगता है कि अमेरिकियों के पास मध्य पूर्व में बहुत सारे ठिकाने हैं। लेकिन अगर राजनीतिक कारणों से वे उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उन्हें उनकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनके पास ग्रीस और बुल्गारिया में ठिकाने हैं। वे साइप्रस, इक्वेटोरियल और साइप्रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टैंकर उन फाइटर्स और बॉम्बर्स को वह रेंज देंगे जो उन्हें जरूरत पड़ने पर ईरान पर हमला करने के लिए चाहिए होगी। इस पहेली का आखिरी हिस्सा सेंट्री E-3 विमान हैं, जिन्हें पहचानना आसान है। ये AWX एयरबोर्न वार्निंग ऑन कंट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 6 अब इस क्षेत्र में हैं। आप इनमें से किसी एक से युद्ध शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये असल में पूरे युद्ध क्षेत्र को देख सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर अमेरिकी चाहें तो सप्ताहांत तक वे एक बहुत बहुत बड़ा अभियान चला सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका के पास मध्य पूर्व, यूरोप और हिंद महासागर में भी मारक दूरी के भीतर क्या है। इस तैनाती में लगभग 200 फाइटर जेट्स शामिल हैं, जिनमें F-16, F-22, F-35 और F-15 शामिल हैं। इसमें USS जेराल्ड R. फोर्ड और USS अब्राहम लिंकन समेत 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स शामिल हैं। डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स और कई टोमाहॉक मिसाइल्स से वे कुछ भी तबाह कर सकते हैं। बहुत से लोग यह सब देखकर कह रहे हैं कि अमेरिका ब्लफ नहीं कर रहा है, क्योंकि आप सिर्फ दिखावे के लिए इतनी बड़ी तैयारी नहीं करेंगे। और वे सही हैं। अमेरिका ने पहले ही दिखा दिया है कि वह ईरान पर हमला करने को तैयार है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने दुनिया को यह दिखा दिया। हमें सतर्क रहना चाहिए। क्षमता होने का मतलब हमला तय नहीं है, बस अमेरिका के पास विकल्प हैं और ईरान ये जानता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल ही यह कहा था। वो ये साफ कर रहे थे कि ईरान के पास अब भी बातचीत का समय है। दस्तावेज, हाँ प्लीज। आज ईरान पर बुरी चीजें होंगी। ये वाकई में बुरी बात है। उसका क्या मतलब होगा? मैं उस बारे में आपसे बात नहीं करने वाला हूँ। लक्ष्य क्या है? अगर वहाँ अमेरिकी सेना है
ठीक है, हम एक समझौता करेंगे या किसी न किसी तरह से हमें समझौता मिल ही जाएगा। सैन्य हमले में परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट करना जरूरी है। मैं इस पर बात नहीं करूंगा, या तो समझौता होगा या ये उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। जमैका से डेडलाइन। मुझे लगता है कि इतना समय काफी होगा, 10-15 दिन ज्यादा से ज्यादा। अब जाहिर है हम यह बताना चाहते हैं कि सिर्फ इसलिए कि कोई कुछ कह रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि वे वाकई में ऐसा करेंगे। शब्दों से ज़्यादा जरूरी है कि उनके कामों को देखा जाए। तो हमला क्यों हो सकता है? असल में हमले की वजह यह है कि ईरान अमेरिका की परमाणु समझौते की मांगें नहीं मान रहा है। अमेरिका की मांगें सीधी हैं: यूरेनियम संवर्धन, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम रोकना और हिजबुल्लाह, हमास, हूथी जैसे सहयोगियों को समर्थन घटाना। अब ईरान पहले ही आखिरी 2 मुद्दों पर चर्चा करने से इनकार कर चुका है, लेकिन संवर्धन के मामले में भी वे इसे रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ 3 साल के लिए, हमेशा के लिए नहीं। और बदले में ईरान चाहता है कि सभी प्रतिबंध हटा दिए जाएं। इसका मतलब है कि अमेरिका जो चाहता है और ईरान जो देने को तैयार है, उसके बीच बहुत बड़ा अंतर है। इसी कारण ट्रंप प्रशासन बल प्रयोग पर विचार कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार प्रशासन ईरान पर शुरुआती सीमित सैन्य हमले पर विचार कर रहा है। इस हमले का उद्देश्य तेहरान को अमेरिकी मांगें मानने पर मजबूर करना है। रिपोर्ट के अनुसार अनुमति मिलते ही हमला कुछ दिनों, शायद इसी सप्ताहांत हो सकता है। लक्ष्य में सैन्य और सरकारी ठिकाने शामिल होंगे। और अगर ईरान इस शुरुआती सीमित हमले के बाद भी मानने से इनकार करता है तो अभियान और भी व्यापक होता जाएगा। इसका मतलब है ज़्यादा लक्ष्य और हमले, जब तक वे समझौते के लिए राजी न हो या सत्ता परिवर्तन न हो जाए। मेरा अंदाजा है, लेकिन सिर्फ अमेरिकी मीडिया इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। मध्य पूर्वी देशों ने ईरान को बताया है कि उनकी खुफिया जानकारी के मुताबिक जल्द ही अमेरिकी कार्रवाई होने वाली है। रूस ने ईरान को बताया है कि उनके अनुसार अमेरिका हमला करने की तैयारी में है। कुछ ही दिनों में, शायद कुछ ही घंटों में, हर कोई लगभग एक ही समय सीमा बता रहा है। अब देखते हैं देश सच में क्या कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कहा गया है, काम खुफिया रिपोर्ट से ज्यादा बोलते हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने ईरान में रह रहे पोलिश नागरिकों से तुरंत वहां से जाने को कहा है। उनके ठीक शब्द थे कि कुछ ही घंटों में पोलैंड किसी को भी निकालने में सक्षम नहीं होगा। कुछ घंटे, दिन नहीं, हफ्ते नहीं, ये बात साफ है। देश महीनों से यात्रा चेतावनियां जारी कर रहे हैं, लेकिन घंटों की बात करना बिल्कुल अलग आपात स्थिति है। इसके अलावा इराक में तैनात नॉर्वे के सैनिकों को वापस नॉर्वे भेजा जा रहा है। इस कार्रवाई का आधिकारिक कारण क्षेत्र में तनाव बढ़ने का खतरा बताया गया है। अब नॉर्वे ऐसा करने वाला पहला देश नहीं है। अन्य पश्चिमी देशों ने भी सैनिक वापस बुलाए हैं, लेकिन नॉर्वे नाटो सहयोगी है जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है। जब नाटो देश अपने सैनिकों को निकालना शुरू करते हैं तो उन्हें पता होता है कि कुछ होने वाला है, लेकिन यहीं पर चीजें थोड़ी जटिल हो जाती हैं। ब्रिटिश मीडिया के अनुसार नाटो में हर कोई हमले के पक्ष में नहीं है। यूके ट्रंप को इंग्लैंड में अमेरिकी ठिकानों और संयुक्त अमेरिका यूके बेस का इस्तेमाल करने से रोक रहा है। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया में भी। डिएगो गार्सिया बहुत महत्वपूर्ण है। यह मध्य पूर्व में अभियानों के लिए सबसे अहम ठिकानों में से एक है। हमने सऊदी अरब और कतर जैसे मध्य पूर्वी सहयोगियों से भी इसी तरह की अनिच्छा देखी है। ऐसे देश जिनके अमेरिका के साथ रक्षा समझौते हैं, लेकिन वे अपने क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए करने देने में हिचकिचा रहे हैं, और इसका मुख्य कारण ईरान की जवाबी कार्रवाई का डर है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर कोई अरब देश अमेरिका की मदद करता है तो वह उन देशों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन यूनाइटेड किंगडम अलग है। यूनाइटेड किंगडम नाटो का हिस्सा है और उसे अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है। अंतिम फैसला बेशक प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के हाथ में है। फिलहाल ब्रिटेन ने मना कर दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वे रूसी जहाज, जिनका हमने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था, ईरान के सैन्य अभ्यास में शामिल हुए। अब उनमें से कुछ इस क्षेत्र को पूरी तरह नहीं छोड़ रहे हैं। यह इसलिए नहीं है कि रूस ईरान की रक्षा करने के लिए तैयार है। वे वहां सिर्फ देखने के लिए नहीं हैं। रूस को लगता है कि अमेरिकी हमला होने वाला है। रूस और चीन करीब से देखना चाहते हैं कि अमेरिका कैसे काम करता है, कौन से हथियार इस्तेमाल करता है और तालमेल कैसे बैठाता है। यह बड़ा खुफिया जानकारी जुटाने का मौका है। वही विरोधी जिन्होंने ईरान को हथियार दिए थे, अब वे ईरान के विनाश से
सीखने के लिए खुद को तैनात कर रहे हैं। और इस सब का सबसे मजेदार हिस्सा यह है कि ईरान ब्रिक्स का सदस्य है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वास्तव में कोई भी ईरान की रक्षा करने आ रहा है। तैयारियां हो चुकी हैं, चेतावनियां जारी हो गई हैं। अब हम देखेंगे यह सप्ताहांत कूटनीति लाता है या विनाश। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं ताकि आप इस स्थिति पर कोई भी अपडेट मिस न करें। मेरा नाम सैम है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।